आज का हमारा वीडियो आरबीसीज के बारे में, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में आपको जानकारी देगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें रुधिर की संरचना की जानकारी होना आवश्यक है। और रुधिर में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जिसमें सबसे पहली प्रकार की होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स। इस वीडियो के बाद में आप डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी लेंगे और उसके पश्चात हम हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली को समझेंगे। तो सबसे पहले आज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो भी अगले वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ और आप मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र को बहुत आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसके बारे में हम कुछ सामान्य सी जानकारी ले लें। ब्लड, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्रत्येक कोशिका तक भोजन की और ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। रक्त का या रुधिर का जो अध्ययन होता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। इसी प्रकार से आरबीसी के बनने की क्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाएगी। सामान्य व्यक्ति के रुधिर का पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हमारा पीएच, हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.45 तक, हल्का सा क्षारीय प्रकृति का। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो है ब्लड का प्लाज्मा एंड सेकेंड इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती है। ब्लड सेल्स 3 तरह की होती है। सबसे पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। तो यहाँ हमने रुधिर के बारे में एक सामान्य सी जानकारी ली कि रुधिर क्या है। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर बनता है। और इसका कार्य क्या है, ये हमारी प्रत्येक कोशिका तक भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। स्वस्थ मनुष्य में इसकी मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर तक। रक्त का अध्ययन, ब्लड का जो अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.45 तक। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब देखें, हम रक्त की संरचना के लिए एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारा जो रुधिर है उसमें 55% भाग होता है प्लाज्मा, जो हल्के पीले रंग का होता है, और शेष 45% भाग होती है रक्त की कोशिकाएं, जो कि अभी अभी हमने जानकारी ली है कि 3 प्रकार की होती है। यहाँ एक ब्लड वेसल का चित्र बताया गया है कि ब्लड वेसल में ब्लड जिस तरह से फ्लो करता है, तो इस फ्लो करते हुए ब्लड की संरचना क्या है। इसमें हम देख पा रहे हैं लाइट येलो कलर का प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में ही अंदर 3 प्रकार की ब्लड सेल्स है। रेड कलर की जो सेल्स दिखाई गई है वो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट से जो दिखाए गए हैं वो है वाइट ब्लड सेल्स, एंड जो थर्ड टाइप के सेल्स हैं वो है प्लेटलेट्स। तो आप इस चित्र को देखकर आसानी से समझ पाए होंगे ब्लड की संरचना को। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सबसे पहले प्लाज्मा के संगठन के बारे में। तो फिर से हम यहाँ बता दें आपको कि ब्लड को समझने के लिए इसको मोटे रूप में 2 भागों में हम बांटते हैं। एक तो 55 से 60% तक का इसका जो भाग है, जिसे हम प्लाज्मा नाम देते हैं, और सेकंड है इसका 45% तक का भाग, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट्स। सेल्यूलर कंपोनेंट्स इसके हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा को सबसे पहले हम देखें कि प्लाज्मा खुद बना किससे है। तो प्लाज्मा में जल, वाटर 91% तक का इसका भाग किससे बना है, जल से, पानी से। शेष जो 9% भाग है उसमें कुछ सॉलिड्स पाए जाते हैं, कुछ ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। इन सॉलिड्स या ठोस पदार्थों को फिर हम 2 भागों में बांटेंगे समझने के लिए। एक तो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और दूसरे हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड आयंस उपस्थित हैं। इसी के साथ बाइकार्बोनेट और बाइफॉस्फेट्स भी उपस्थित हैं यहाँ पे।
ये तो थे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब इसके ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं इसमें। हमने अकार्बनिक पदार्थों की जानकारी ले ली है और इसके पश्चात अब हम देखते हैं कि कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में 6 से 8% भाग जो है वो है प्रोटीन का। प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थों में 6 से 8% तक क्या उपस्थित है, प्रोटीन्स। इसके अलावा हार्मोन्स, विटामिन्स, लिपिड्स उपस्थित हैं और भी दूसरे कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और यूरिक एसिड्स, यूरिया आदि। मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहूँगी प्रोटीन्स की कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन्स उपस्थित होती हैं। तो मोटे रूप से आप ये जानिए कि हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन उपस्थित होती है। कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है परासरण दाब को उत्पन्न करना। हमारे रुधिर में जो परासरण दाब होता है वो एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन के कारण उत्पन्न होता है। ये सबसे पहले प्रकार की प्रोटीन थी। सेकंड जो है दूसरी प्रोटीन होती है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 3 प्रकार की है, अल्फा, बीटा और गामा प्रकार की। ये जो प्रोटीन्स है इसका काम होता है ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और हमारे रुधिर में जो एंटीबॉडीज़ बनती है उस एंटीबॉडीज़ को बनाने में भी ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन सहायक होती है। तो ये तो थी 2 प्रकार की, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। इनके कार्य को भी हमने अभी बताया। और इसके अलावा 2 जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन एंड प्रोथ्रोम्बिन, इन दोनों ही प्रोटीन्स का काम होता है ब्लड कोएगुलेशन का, रक्त स्कंदन से संबंधित। तो ये मैंने आपको एक अतिरिक्त यहाँ पर जानकारी दी है कि 6 से 8% जो प्रोटीन है उसमें मोटे रूप में 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो प्लाज्मा के संगठन को समझने के बाद में अब हम आते हैं हमारे सबसे पहली प्रकार की रुधिर कोशिकाओं को जानने के लिए। तो सबसे पहले प्रकार की जो रुधिर कोशिकाएं हैं आरबीसीज, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, इनकी संख्या 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। हमारे रुधिर में इनकी संख्या कितनी होती है, 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और इसका निर्माण होता है हमारे कंकाल तंत्र की अस्थियों के अस्थि मज्जा में। ये आप ध्यान दीजिएगा, 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है और बनती कहाँ है आरबीसीज, हमारी अस्थियों के अस्थि मज्जा में। आरबीसीज का जो लाइफ टाइम है, जीवन काल है, वो 120 दिन का ही होता है। आरबीसीज की जो कोशिकाएं हैं, आरबीसीज की कोशिकाएं छोटी होती है, चपटी होती है और गोल होती है। यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक ब्लड वेसल्स में आरबीसीज को दिखाया गया है। जो कैसी दिख रही है, सभी कोशिकाएं छोटी दिख रही है, चपटी है, गोल है और दोनों ही साइड से ये दबी हुई है। हम इसके लिए शब्द काम में ले सकते हैं बाइकॉन्केव, दोनों ही तरफ से अंदर की ओर दबी हुई। इनकी विशेषता ये है कि मैमल्स में स्तनधारियों की जो आरबीसीज होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान देंगे आप यहाँ पे, मैमल्स की आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी यहाँ पे अभाव होता है। आरबीसी में एक विशेष वर्णक उपस्थित होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है और इसके अलावा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है कि ये हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ये इसका कार्य है। प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में, अब हीमोग्लोबिन के बारे में हम और जानकारी ले रहे हैं कि प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 12 से लेकर के 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ये आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अंदर एक स्वस्थ व्यक्ति के रुधिर में कितना हीमोग्लोबिन होता है। तो प्रति 100 ml 12 से लेकर 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन पाया जाना चाहिए। और हीमोग्लोबिन की संरचना को देखें हम तो हीमोग्लोबिन 2 प्रमुख भागों से बना होता है। एक तो इसका भाग है आयरन और दूसरा भाग है इसका प्रोटीन। इसमें ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है और आयरन वाले भाग के लिए हम शब्द काम में लेंगे हिम। तो हिम और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसीज का 120 दिन के पश्चात विघटन होता है हमारे शरीर के प्लीहा नामक भाग में और यकृत में। प्लीहा को आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ 120 दिन के पश्चात आरबीसीज जा कर के नष्ट होती है। तो जब आरबीसीज का विघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है, इसके प्रोटीन वाले भाग के विघटन से
अंत में अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं और एमिनो एसिड्स के साथ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पित्त वर्णक भी प्राप्त होते हैं। और इसका जो लोह वर्णक होता है वो कहाँ संग्रहित कर लिया जाता है? यकृत में। तो ये थी आपके लिए आरबीसीज की कंप्लीट जानकारी।